तो कल हमने क्या स्टार्ट किया था? कल हमने पढ़ा था बायोटेक्नोलॉजी चैप्टर, और उसमें क्या, बायोटेक्नोलॉजी कौन से दो मेन प्रिंसिपल्स पे काम करती है? और इन दोनों का मतलब क्या था? जेनेटिक इंजीनियरिंग और बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग का मतलब जो जेनेटिक मटेरियल में जो चेंज आएगा उससे होस्ट फेनोटाइप में भी चेंज आएगा। जेनेटिक इंजीनियरिंग जेनेटिक मटेरियल में चेंज आ रही थी, एंड बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग ऑप्टिमम टेम्परेचर एंड वो चीज वो क्या कंटामिनेशन फ्री जोन बना रही थी जिससे क्लोनिंग हो सके। ठीक है, तो अब हमने कल पढ़ लिया कि किस तरीके से जो ह्यूमंस के रिक्वायरमेंट है वो हम कैसे पूरी कर रहे हैं अपनी बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प से। जो हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है बताओ? जीन ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है? मैंने बताया मैंने बताया ना कि जो हमको कोई प्रोडक्ट चाहिए और उसको हमें प्रोड्यूस कराना है, तो जो फॉरेन डीएनए हम ले रहे थे उसको प्लाज्मिड के वेक्टर के साथ कैरी करवा रहे थे, तो वो जो इंटरेस्ट है ना हमारा कि हमें ये प्रोड्यूस कराना है, वो है जीन ऑफ इंटरेस्ट। समझ में आया? जो प्रोडक्ट फॉरेन डीएनए जो चीज हम प्रोड्यूस कराना चाह रहे हैं वो क्या है? जीन ऑफ इंटरेस्ट। अभी समझ में आया? अभी याद रहेगा ये टर्म्स, इसीलिए आज मैंने वो टॉपिक रुकवाया है कि मैं टर्मिनोलॉजीज क्लियर करूं। तो जीन ऑफ इंटरेस्ट है, कल हमने एक स्टोरी सुनी थी, एक प्रोसेस पढ़ा था कि एक हमारा फॉरेन डीएनए है जो हम वेक्टर के साथ, वेक्टर मतलब प्लाज्मिड के साथ क्या करा रहे थे? कंबाइन करा रहे थे, तो इस तरीके से रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन रहा था। फिर रिकॉम्बिनेंट डीएनए को हम होस्ट में इंसर्ट कर रहे थे कि फर्दर वो जो हमारा प्रोडक्ट है उसको इंक्रीज करे, है ना? तो जीन ऑफ इंटरेस्ट क्या समझ में आया? जो भी चीज हमें प्रोड्यूस करानी है, जो भी हमारा इंटरेस्ट वाली जीन है उसको कह रहे हैं जीन ऑफ। ठीक है, अब रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के लिए, रिकॉम्बिनेंट डीएनए हमने पढ़ा था ना, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के लिए क्या क्या टूल्स है? हर काम के लिए, घर बनाने तो टूल्स होते हैं, घर बनाने के लिए टूल्स होते हैं, कोई भी चीज करने के लिए टूल्स की रिक्वायरमेंट होती है। अब कौन से टूल्स हैं जो डीएनए टेक्नोलॉजी में यूजर है, ये आज हम पढ़ेंगे। हेडिंग डालिए टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। लिखिए, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी रिक्वायर्स स्पेसिफिक टूल्स, requires specific tools. इन सबके सामने जगह छोड़ना, ऐसे आगे जगह छोड़ देना। चलो, तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी जो टूल्स के ऊपर काम करती है वो क्या है? इनके नाम लिख लीजिए। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या होता है? कल बताया था मैंने। हाँ, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के सामने लिख दो कट डीएनए। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के सामने लिख दीजिए कट डीएनए।
फिर लिखिए पॉलीमरेज के सामने लिखिए मेक्स डीएनए कॉपीज। पॉलीमरेज क्या करता है? मेक्स डीएनए कॉपीज। देन लाइगेसिस के सामने लिखिए जॉइन डीएनए फ्रेगमेंट्स। वेक्टर के सामने लिखिए कैरी फॉरेन डीएनए या फिर जीन ऑफ इंटरेस्ट। कैरी फॉरेन डीएनए या फिर जीन ऑफ इंटरेस्ट। और रिकॉम्बिनेंट डीएनए के सामने लिखिए, सॉरी होस्ट ऑर्गेनिज्म के सामने लिखिए ग्रोज रिकॉम्बिनेंट डीएनए। होस्ट ऑर्गेनिज्म के सामने लिखिए ग्रोज रिकॉम्बिनेंट डीएनए। समझ में आया आप लोगों को? ये हमारे कुछ टूल्स हैं जो डीएनए रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में यूज होते हैं, है ना। अब ये बताओ हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना क्यों रहे हैं? कोई, क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, है ना, क्योंकि इसके क्वेश्चन ऐसे नहीं आएंगे। अगर आपको कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होगा तो आप नहीं कर पाओगे क्वेश्चन। तो हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए क्यों बना रहे हैं? सोचो, 2 मिनट ले लो। आंसर ऑलरेडी आपको पता है, मैं बता चुकी हूँ, पर फिर भी सही आंसर देना। क्या होता है रिकॉम्बिनेंट डीएनए? अरे रिकॉम्बिनेंट डीएनए क्या होता है? सिंपली बोल सकते हो रिकॉम्बिनेंट डीएनए इज जीन ऑफ इंटरेस्ट प्लस फैक्टर। इतना नहीं बोल पा रहे? ये पता था कि नहीं पता था? तो क्यों नहीं बोल रहे थे? व्हाट इज रिकॉम्बिनेंट डीएनए? देखो, दिस इज अ वेरी न्यू चैप्टर फॉर यू ऑल। आज से इसके पहले नहीं पढ़ा ना इसके बारे में, तो अगर इसका थ्योरी नहीं क्लियर होगी तो इसके क्वेश्चंस कैसे करेंगे? तो अपने पहले कल तो इतना डिटेल में मैंने सारी चीजें पढ़ा, इसके बाद भी नहीं याद हुई क्या? क्या होता है रिकॉम्बिनेंट डीएनए? और हम क्यों बना रहे हैं जीन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए? क्योंकि जो भी हमारे इंटरेस्ट की जीन है उसकी क्लोनिंग करानी, हमको वो ज्यादा चाहिए, है ना। अब जीन ऑफ इंटरेस्ट के अलावा जो वेक्टर है, वेक्टर क्या होता है? कैरी करता है। कहाँ कैरी करके ले जाता है? होस्ट ऑर्गेनिज्म में। और होस्ट ऑर्गेनिज्म में जाके ये क्या होती है? मल्टीप्लाई, है ना। चलिए, तो अब इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के जो टूल्स यूज हो रहे हैं कौन कौन से, अब आप खुद से बताओ, पढ़ तो लिया ही है। एक एक बताओ हमको, तुम बताओ एक। पीछे मत देखो यार। लाइगेज है ना। लाइगेज का काम क्या है? क्या ज्वाइन कराना? दो डीएनए फ्रेगमेंट्स को। रिकॉम्बिनेंट डीएनए का नहीं, वेक्टर का और जीन ऑफ इंटरेस्ट का। एक दूसरा सेकंड आप बताओ अंजनी, कोई और टूल? पॉलीमरेज क्या करता है? हाँ, क्लोनिंग कराना, कॉपी कराना। अब तुम बताओ एक। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या करता है ये? डीएनए डिस्पेसिफिक मॉलिक्यूलर सीजर है ना। तुम बताओ शनाया। वेक्टर जो डीएनए को वेक्टर जो डीएनए को कैरी करता है। बचा है कोई? होस्ट ऑर्गेनिज्म। अरे उससे पूछने था ना मुझे, क्या क्या होता है होस्ट ऑर्गेनिज्म? रिकॉम्बिनेंट डीएनए को ग्रो कराता है। तो टूल्स क्लियर हुए, सारे टर्मिनोलॉजी यहाँ तक क्लियर है। चले आगे। अब हेडिंग डालिए रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। अब हम पढ़ेंगे अबाउट रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम होता क्या है? ठीक है, चलिए लिखिए। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम डिस्कवर हुआ 1963 में। कब डिस्कवर हुआ? 1963 में इसकी डिस्कवरी हुई, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की। 1963 रिस्ट्रिक्शन एंजाइम डिस्कवर हुआ 1963 में।
अब ये लिखिए, 2 एंजाइम फाउंड इन ई कोलाई। ई कोलाई में 2 एंजाइम मिले। ई कोलाई में 2 एंजाइम मिले, ठीक है। पहला था, लिखिए, पहला एंजाइम क्या कर रहा था, एड्स मिथाइल ग्रुप एट डीएनए या टू डीएनए, एड्स मिथाइल ग्रुप टू डीएनए। ये डीएनए में मिथाइल ग्रुप ऐड कर रहा था, एक तरीके से डीएनए का प्रोटेक्शन का काम कर रहा था, ठीक है, डीएनए का प्रोटेक्शन का काम। और दूसरा एंजाइम जो वो मिला था, वो क्या कर रहा था, कट डीएनए। जो दूसरा एंजाइम मिला ई कोलाई में, वो क्या कर रहा था, डीएनए को कट कर रहा था। समझ में आया? अब जो एंजाइम डीएनए को कट कर रहा था, उसको हमने नाम दिया रिस्ट्रक्शन एंडोन्यूक्लियेज। क्या कहा उसको? दिस इज कॉल्ड एज रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज, ठीक है, समझ में आ रहा है? दिस इज नोन एज रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज। यहां तक समझ में आया? तो सबसे पहले रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की डिस्कवरी कब चालू हुई? डिस्कवरी हुई कब? 1963 में। ई कोलाई को जब स्टडी किया गया तो उसमें 2 एंजाइम्स मिले। एक एंजाइम प्रोटेक्शन का काम कर रहा था, वो क्या कर रहा था, मिथाइल ग्रुप ऐड कर रहा था डीएनए में, और दूसरा डीएनए की कटिंग का काम कर रहा था। जो ये कटिंग का काम कर रहा था, इसको हमने कह दिया रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। प्रोटीएज क्या करता है? प्रोटीन ब्रेकडाउन, है ना। लाइपेज क्या करता है? लिपिड ब्रेकडाउन। तो न्यूक्लियस, न्यूक्लिक एसिड का हमारा जेनेटिक मटेरियल बनता है, तो जो न्यूक्लिक एसिड की ब्रेकडाउन करे दैट इज न्यूक्लियस। क्या हुआ? कैसे डिस्कवरी समझ में आई? अब लिखिए, फर्स्ट रिस्ट्रिक्शन एंजाइम कौन सा था? फर्स्ट रिस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या था? फर्स्ट रिस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या था? हिंद 2। हिंद 2 जो था फर्स्ट रिस्ट्रिक्शन एंजाइम था। समझ में आ रहा है? यहां तक समझ में आ रहा है? चलिए, अब हिंद 2 का काम क्या था? लिखिए, कट डीएनए, इट कट्स डीएनए, इट कट्स डीएनए एट स्पेसिफिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस। अब एक बात बताइए, हमारे डीएनए में अलग अलग सीक्वेंस रहते हैं, अलग अलग न्यूक्लियोटाइड एजीटीसी अलग अलग सीक्वेंस रहता था। ये रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का ये काम नहीं, ये कहीं से भी कटिंग कर देगा, ये कोई पर्टिकुलर सीक्वेंस रहेगा, उसे बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है, तो हर रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का अलग अलग एक स्पेसिफिक जगह है जहां से वो कटिंग करेगा, ठीक है। तो इसी को कहा है एक स्पेसिफिक सीक्वेंस पे ही रिस्ट्रिक्शन एंजाइम काम करेगा। तो लिखिए, कट डीएनए एट स्पेसिफिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस। सेकेंड पॉइंट इसमें लिखिए हिंद 2 के बारे में, रिकॉग्नाइज 6 बेस पेयर सीक्वेंस, मतलब 6 बेस पेयर वाले सीक्वेंस को ये रिकॉग्नाइज करता है ना। देखिए, रिकॉग्नाइज 6 बेस पेयर सीक्वेंस, रिकॉग्नाइज 6 बेस पेयर सीक्वेंस। और जिन सीक्वेंस को ये पहचानेगा उनको हम क्या कहेंगे? लिखिए, सीक्वेंस नोन एज रिकॉग्निशन सीक्वेंस, सीक्वेंस नोन एज रिकॉग्निशन सीक्वेंस। अब नाम एकदम सिंपल सिंपल रखें, कुछ ऐसे नहीं हमको एक्स्ट्रा याद करना। तो अभी आपको क्या चीज समझ में आई कि रिस्ट्रिक्शन एंजाइम एक ऐसा एंजाइम है जो डीएनए की कटिंग कर रहा है, इसको हमने कहा रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, ठीक है। ये एक पर्टिकुलर जगह पे ही कटिंग करता है, इसीलिए कह रहे हैं ये क्या है, स्पेसिफिक सीक्वेंस पे कटिंग करेगा। हिंद 2 जो है 6 बेस पेयर के सीक्वेंस को पहचानता है, और ये उसी पर्टिकुलर जहां पर जो सीक्वेंस है उसको कहते हैं रिकॉग्निशन सीक्वेंस। तुम लाए हो आज वो प्रीवियस ईयर? क्यों नहीं ला रहे आजकल? चलो, अब लिखिए, अब हम पता करेंगे कितने सारे रिकॉग्निशन एंजाइम अभी तक पता डिस्कवर हो चुके हैं। तो लिखिए, नंबर ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स, नंबर ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स
नंबर ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स, इसमें लिखिए more than 900 recognition and restriction enzymes, more than 900 restriction enzymes isolated from 230 plus bacterial strains, isolated from 230 plus bacterial strains, मतलब 900 से ज्यादा रिस्ट्रिक्शन एंजाइम 230 से भी ज्यादा बैक्टीरिया के स्ट्रेन से क्या कर लिए गए, डिस्कवर कर लिए गए हैं। ठीक है, 230 प्लस बैक्टीरियल स्ट्रेन्स। चले आगे। अब इसमें एक पॉइंट और लिख दो, ईच एंजाइम रिकॉग्नाइज डिफरेंट सीक्वेंस, ईच एंजाइम रिकॉग्नाइज डिफरेंट सीक्वेंस, मतलब ये हर जो अलग अलग एंजाइम्स हैं ये अलग अलग जगह पे कटिंग करते हैं डीएनए पे, है ना। हर एंजाइम का अपना अपना एक रिकॉग्निशन सीक्वेंस है। समझ में आया यहां तक? क्लियर हुआ? इसको रिवाइज करो जल्दी से। चलो हो गया, यहां तक का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ सबको? तो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम जो हमारा पहला टूल है आप सबको समझ में आ गया है ना। एक फर्स्ट रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का नाम क्या था? क्या? हेन सेकेंड, है ना। चलिए अब यहाँ पर ये जो डायग्राम है इसको देखो, ये समझ में आ रहा है? आ रहा है ना? आ रहा है? ये समझ में आ गया ना? चलिए, ये हमारी जीन ऑफ इंटरेंस, ये एक वेक्टर है बैक, फॉर एग्जांपल याद है हमने बैक वेक्टर पढ़ाया था उसमें, कौन सा पता, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, तुम लोग को पढ़ाया था ना। इसमें वेक्टर्स पढ़ते रहे, बैक लैक्स पढ़ा था ना, पढ़ाया था, मुझे अच्छे तरीके से याद है, रिवीजन करना। चलो अब यहाँ पर देखिए बैक्टीरियोफेज क्या होते हैं, याद है किसी को? मत देखो बोर्ड की तरफ, ये भी बड़ा बैक्टीरियोफेज क्या होता है।
ऐसे बताया था ना, नाम बैक्टीरियोफेज है, पर ऐसे वायरसेस होते हैं ये जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं, है ना। तो देखिए इन्होंने क्या बताया है, बैक्टीरियोफेजेस या फिर फेजेस आर वायरसेस दैट इन्फेक्ट बैक्टीरियल सेल एंड ग्रो ऑन देम, ठीक है। इसके क्या लिखा है, मेनी बैक्टीरिया, मतलब कि बहुत सारे बैक्टीरिया इन वायरसेस के द्वारा इन्फेक्ट हो जाते हैं, ठीक है। द वायरस अटैच टू द सरफेस ऑफ बैक्टीरिया, क्या करता है, बैक्टीरियोफेज जाके बैक्टीरिया के सरफेस पे क्या हो जाता है, अटैच हो जाता है, अपना जेनेटिक मटेरियल क्या करता है, इंजेक्ट कर देता है बैक्टीरिया में, और बैक्टीरिया का एंजाइम यूज करता है अपने जेनेटिक मटेरियल को मल्टीप्लाई करने के लिए, और इस तरीके से ये बैक्टीरिया की सेल को क्या करता है, डिस्ट्रॉय करता है। अभी समझ में आया बैक्टीरियोफेज क्या होता है। अगर वेक्टर्स पूछे कौन कौन से हो सकते हैं, तो बैक्टीरियोफेज हो सकता है, प्लाज्मिड हो सकता है, इसीलिए मैं बैक्टीरियोफेज फिर से समझाती हूँ, जबकि इसके ऊपर हमारी पूरी बात हो चुकी है। क्या पढ़ रहे थे हम लोग उसमें, ठीक है। तो बैक्टीरियोफेज क्या आप समझ में आ गया, जल्दी से बताओ शनाया, बैक्टीरियोफेज क्या होता है, नहीं समझ में आया, मतलब एक टाइप का वायरस होता है जो कि क्या करता है, तो बैक्टीरियल सेल्स को ग्रो करने के लिए, बैक्टीरियोफेज को, तुम बताओ। एक तरह का वायरस होता है जो बैक्टीरिया के अंदर ही सर्वाइव करता है और बैक्टीरिया सेल्स को डिस्ट्रॉय करके कैसे सर्वाइव करता है, अपना जेनेटिक मटेरियल बैक्टीरिया में डाल देता है ना, और बैक्टीरिया का एंजाइम यूज करता है, उसकी एनर्जी उसका सब यूज करता है अपने जेनेटिक मटेरियल को ग्रो करने के लिए। नहीं क्लियर हुआ तो मैं फिर से समझा दूंगी, पर इसको याद रखना, ये बहुत सारे चैप्टर में ही आएगा। फिर से समझाऊं, क्या होता है बैक्टीरियोफेज, नाम बैक्टीरियोफेज है, पर अगर एमसीक्यू में है तो ये एक वायरस होता है, ये बैक्टीरिया नहीं होता। बैक्टीरियोफेज क्या होता है, इसको बैक्टीरियोफेज इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है। अब कैसे करता है, जाकर उसके सरफेस पे अटैच हो जाएगा, अपना जेनेटिक मटेरियल उसकी बॉडी में डाल दिया, अब उसकी एनर्जी उसके एंजाइम्स यूज करेगा, अपना जेनेटिक मटेरियल उसमें डाल दिया, अब उसकी बैक्टीरिया के अंदर के एंजाइम्स वायरस के जेनेटिक मटेरियल को ग्रो करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। और एक फॉरेन बॉडी उसके अंदर, इसने उसको इन्फेक्ट कर लिया, तो जो होस्ट है, जो बैक्टीरिया है, वो तो डिस्ट्रॉय होने लगेगा। समझ में आया क्या बैक्टीरियोफेज। चलिए अब आता है प्लाज्मिड के ऊपर, कल भी पढ़ा था, देखो क्या है प्लाज्मिड। प्लाज्मिड देखो क्या होता है, जब हमने जीन ऑफ इंटरेस्ट को आइसोलेट कर लिया, निकाल लिया कि भाई इसका रेप्लिकेशन कराना है, यहां तक समझ में आया। इट नीड्स टू बी इंसर्टेड इनटू द होस्ट, इसको हमें होस्ट में डालना पड़ेगा, जैसे कि इकोलाई। अब यहाँ पर जीन ऑफ इंटरेस्ट आप इंसुलिन ही मान लो, मैंने बताया था ना बहुत रिक्वायरमेंट है इंसुलिन की, हमको जैसे वही ग्रो करना है, तो हमको क्लियर रहे इस वजह से मैं आपको बता दे रही हूँ। हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट हो गई इंसुलिन, होस्ट हो गया इकोलाई, वेक्टर हो गया, ठीक है। टू प्रोड्यूस डिजायर प्रोटीन, मतलब इसको होस्ट में इसलिए डालना पड़ेगा कि जो हमें प्रोडक्ट प्रोड्यूस करना है वो बन सके। समझ नहीं आ रहा तुमको, ठीक है। However, gene of interest cannot be inserted directly into the host, ऐसा नहीं कि हमने जीन ऑफ इंटरेस्ट ली और ऐसे होस्ट में डाल दी तो वो काम करेगा, ऐसे नहीं होता, ठीक है। आप डायरेक्टली उसको होस्ट में नहीं इंसर्ट कर सकते, इसको इंसर्ट करने के लिए हमको चाहिए एक वेक्टर, एक कैरी करने वाला, इसको हम क्या वेक्टर। प्लाज्मिड आर द मोस्ट कॉमनली यूज वेक्टर, अगर एमसीक्यू में है विच आर द मोस्ट कॉमनली यूज वेक्टर तो क्या लिखोगे, प्लाज्मिड्स आर द मोस्ट कॉमनली यूज वेक्टर। Plasmids are autonomously replicating extra chromosomal circular DNA। ये क्या लिखा है, कितनी बड़ी लाइन समझ में आ गई, बहुत इजी है। ये क्या होते हैं, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होते हैं। जब हमने सेल चैप्टर पढ़ा था तो ये लाइन लिखी थी प्लाज्मिड के नीचे कि ये एक्चुअल डीएनए नहीं है, एक तरीके से एक्स्ट्रा दिमाग है उसका, एक्स्ट्रा जेनेटिक मटीरियल है ना। और ये क्या करते हैं, जब बैक्टीरिया के लिए हार्श कंडीशंस आती हैं जब, तो उसको सर्वाइव करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। और ये ऑटोनोमसली रेप्लिकेटिंग, वेरी इंपॉर्टेंट, एक वेक्टर ऐसा होना चाहिए, मतलब ये खुद से अपने आप को रेप्लिकेट कर सकता है, इसके लिए इसको बॉडी की जरूरत नहीं है, पूरे बैक्टीरिया की जरूरत नहीं है, बैक्टीरिया के जेनेटिक मटेरियल की जरूरत नहीं है, प्लाज्मिड खुद से अपने आप को क्या कर सकता है, रेप्लिकेट, ठीक है। समझ में आया। टू इंसर्ट द जीन ऑफ इंटरेस्ट द सर्कुलर प्लाज्मिड नीड्स टू बी कट ओपन व्हिच कैन बी डन बाय एंडोन्यूक्लियस। अब जीन ऑफ इंटरेस्ट को अगर हमें प्लाज्मिड पे कैरी कराना है, ऐसा थोड़ी ऊपर रख देंगे, हमने प्लाज्मिड को कट किया और उसके साथ जीन ऑफ इंटरेस्ट को भी देखा ना,
तो ये कटिंग किसके थ्रू हुई? एंडोन्यूक्लियस। ठीक है, चलो इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखो, बैक्टीरियोफेज और प्लाज्मिड उस दोनों का। पहले बैक्टीरियोफेज लिखो क्या होता है। समझ में आ गया आप लोगों को? बैक्टीरियोफेज आप भूलोगे शनाया? एक और बताए? अरे भाई कैसे नहीं समझ में आ रहा ये? खुशबू तुम्हें समझ में आया? तुम बताओ। सेम लाइन, मतलब सेम लाइन के समझ में आया तो वही बोल दो, क्या फर्क पड़ रहा है? बैक्टीरियोफेज वायरस होते हैं जो कि बैक्टीरिया, मतलब बैक्टीरियल सेल को डैमेज कर देते हैं। जो बैक्टीरियल सेल को डैमेज कर देते हैं, कैसे डैमेज करते हैं? अपना वेक्टर अपने क्लास में। मैं फिर से समझा रही हूँ फाइनली, ठीक है? अभी ध्यान से सुनना, तुमको समझ में बैक्टीरियोफेज क्या होते हैं? बैक्टीरिया का इफेक्ट होता है, वायरस से होता है। हैं? वायरस बैक्टीरिया में जेनेटिक मटेरियल डाल करके उसके खुद के एंजाइम्स यूज करके क्या करता है, उसको अफेक्ट करता है और उसको डिस्ट्रॉय destroy करता है। अभी समझ में आया? अगर क्वेश्चन है बैक्टीरियोफेज क्या है, तो वो एक क्या है? वायरस तुम पहले इसमें क्या नहीं समझ में आ रहा, मुझे पहले क्वेश्चन जाना है, क्या नहीं समझ में आया? जल्दी जल्दी बताओ, क्लास में बहुत कुछ पढ़ाना था, इतना देर। कौन किसको डिस्ट्रॉय करता है, सब लोग कंफ्यूजन। ये इतना बड़ा फोटो दिख रहा है, ये है हमारा बैक्टीरिया, ये है बैक्टीरियोफेज। दिख रहा है दोनों? ये है बैक्टीरिया, ये है बैक्टीरियोफेज। ये एक बैक्टीरिया, ये क्या है? तो ये क्या है? वायरस है। ये एक बैक्टीरिया, ये वायरस जाके इसके ऊपर अटैच हो गया, अपना जेनेटिक मटेरियल इसकी बॉडी में डाला। बैक्टीरिया का एंजाइम, क्योंकि आप लोगों को समझ नहीं आ रहा तो एकदम लेमन लैंग्वेज बोल रही हूँ, उसका खाना पीना इस्तेमाल करके, उसकी एनर्जी इस्तेमाल करके अपने जैसे और बना लिए, रेप्लिकेट कर लिया। और जब ये यहाँ बढ़ने लगा तो ये हमारा बैक्टीरिया बीमार होकर डिस्ट्रॉय होने लगा। अब इससे ज्यादा मैं कोशिश करती हूँ आप लोगों को ऐसी भाषा में नहीं समझाऊं, पर आपको ऐसी भाषा में समझ में आता है। अभी समझ में आया क्या है? ये एक बैक्टीरियोफेज एक, ये किसको इन्फेक्ट करता है? बहुत सारे बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है, ठीक है? और कैसे इन्फेक्ट करता है? अपना जेनेटिक मटेरियल बैक्टीरिया में डाल देता है। इसको लिखो पूरी लाइन। लिखिए, बैक्टीरियोफेज इज अ वायरस विच अटैच ऑन द सरफेस ऑफ बैक्टीरिया, है ना? इन्फेक्ट द बैक्टीरिया, कैसे कैसे करता है इन्फेक्ट द बैक्टीरिया? बाय transferring its genetic material inside bacteria body, inside bacterial cell, and uses bacterial enzymes to grow and multiply genetic material, ultimately destroying bacteria. समझ में आया? शनाया, खुशबू, अंजनी, शिव,
शिवांश और अमन, समझ में आया? सबको समझ में आ गया? हो गया भाई, ये हमारा बैक्टीरियोफेज वाला खत्म हुआ। अब जल्दी प्लाज्मिड। अगर एग्जाम में आए विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर वेक्टर, तो आप किसको सिलेक्ट करोगे? बैक्टीरियोफेज या फेजिस या वेक्टर, सॉरी प्लाज्मिड, है ना? चलो हो गया। प्लाज्मिड समझ में आया? प्लाज्मिड क्या है? एक्स्ट्रा सेल्यूलर बैक्टीरिया का क्या? जेनेटिक मटेरियल, है ना, या डीएनए। इसके बाद क्या आएगा? ये क्या करता है? सबसे इंपॉर्टेंट, ये ऑटोनोमसली, ये दोनों ही ऑटोनोमसली रेप्लिकेट कर सकते हैं, बैक्टीरियोफेज भी और प्लाज्मिड भी। और ये डायरेक्टली नहीं हम इंसर्ट कर सकते किसमें? होस्ट में। सो वी नीड अ वेक्टर। किसको? जीन ऑफ इंटरेस्ट को हम डायरेक्टली नहीं इंसर्ट कर सकते होस्ट में, तो हमको वेक्टर चाहिए, और वो वेक्टर यही है, प्लाज्मिड एंड। हो गया। अब एक रोड मैप देखो एक शॉर्ट में कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए कैसे बना। ये देखो, वैसे अभी ये पीसीआर, एल्यूसीशन और ये सारी चीजें भी मैं डिटेल में समझाऊंगी। अभी एक जनरल देख लो कि हमको जो जीन चाहिए है, जैसे इसमें बताया इंसुलिन, तो एक ह्यूमन में से सेल निकालेंगे और उस जिसमें इंसुलिन हो, है ना। तो पहले हमको क्या करना है? फर्स्ट आइडेंटिफिकेशन ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट। पहले तो पता करो ना कहाँ होगी वो, उसको आइडेंटिफाई किया। सेकेंड, उसको आइसोलेट किया, डीएनए से अलग किया, आइसोलेट किया, उस डीएनए को आइसोलेट किया जिसमें हमारी जीन ऑफ इंटरेस्ट है। इसके बाद एम्पलीफिकेशन, मतलब अगर हम एक्सट्रैक्ट करें तो बहुत छोटी अमाउंट में होगा, बहुत थोड़ा सा होगा, तो उसको हम एम्पलीफाई करेंगे पीसीआर की हेल्प से, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन की हेल्प से। इतना स्मॉल अमाउंट हमने लिया, अब उसकी अमाउंट बढ़ाने के लिए हमने उसका एम्पलीफिकेशन किया। इसके बाद मॉडिफिकेशन इसलिए किया कि वेक्टर जिसके ऊपर उसको कैरी करना है कि वो प्रॉपरली वेक्टर पे कैरी हो जाए, इसलिए इसका मॉडिफिकेशन किया। एट द एंड एल्यूसिएशन, मतलब जो पीसीआर जो जेल है उसमें से हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट और वेक्टर को एक्सट्रैक्ट करना। इतना क्लियरली शायद नहीं समझ में आओ, पर अभी मैं लिखवाऊंगी इसकी पूरी थ्योरी तो आपको समझ में आएगी। इन जनरल समझ में आया ना क्या हो रहा है? चलिए अब हेडिंग डालिए। पहले हम देखेंगे कि रिस्ट्रिक्शन एंजाइम जो है इनकी नेमिंग कैसे होती है, ठीक है, इनको नाम कैसे दिए जाते हैं। तो लिखिए नेमिंग रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, नेमिंग रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम को नाम कैसे दिए जाते हैं? एक रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का मैं एग्जांपल दूंगी, E4 1, ठीक है, वैसे एक साथ लिखा रहता है पर मैं भी समझाने के लिए इसको ऐसे अलग अलग लिखी। तो जैसे एक रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है, अब नाम याद रख लेना रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का, क्या? एग्जांपल इकोर 1, ठीक है। अब इसमें लिखिए फर्स्ट लेटर क्या है यहाँ पर? तो ई के नीचे एरो बना के लिखो। फर्स्ट लेटर कहां से आया? जीनस नेम। फर्स्ट लेटर क्या है? जीनस नेम, जो कि क्या है? इश्चेरिचिया। फर्स्ट लेटर है जीनस नेम जिसको कहते हैं इश्चेरिचिया, ISCHERICHIA, इश्चेरिचिया, ठीक है। फर्स्ट लेटर कहां से समझ में आया? सेकेंड, नेक्स्ट टू लेटर मतलब सेकेंड एंड थर्ड को एक साथ ऐसे लेकर करो,
इसको करो जीनस, ये था। सेकंड जो लिखिए, अरे स्पीशीज, स्पीशीज, ये दो है स्पीशीज, ये है जीनस। ठीक है, नेक्स्ट दो लेटर क्या है, स्पीशीज, जो कि क्या है, इस्चरीचिया कोलाई होता है, तो सीओ कहां से आया, स्पीशीज से, सीओ आया स्पीशीज से। फिर उसके बाद रोमन लेटर लिखा है ना 1, अगर ऐसे यहां पर और होता है 2, ठीक है, ये 1 है, ये 2 है, तो ये रोमन लेटर्स क्या बताते हैं, लिखिए रोमन नंबर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, रोमन नंबर ऑर्डर ऑफ आइसोलेशन, ऑर्डर ऑफ आइसोलेशन। अभी कैसे समझ में आएगा, इकोर 1 जो है वो फर्स्ट एंजाइम आइसोलेटेड है, इकोर 2 है सेकेंड एंजाइम आइसोलेटेड, मतलब जो सबसे पहले बना उसके सामने 1 लिखा, जो बाद बना वो 2, फिर बना 3, ऐसे, ठीक है। तो अगर आपके पास कोई भी एक उसका नाम लिख दें, जैसे एस्चेरिचिया कोलाई लिखा है, किसी भी बैक्टीरिया, किसी भी उसका नाम लिख दें ऑर्गेनिज्म को, और फिर कहें कि इसका आप रिस्ट्रिक्शन एंजाइम को नेम करके बताइए, और वो तब जब इसको थर्ड एक्सट्रैक्ट किया गया है, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले देखोगे यार इसका जीनस नेम क्या है, जिससे स्टार्ट हो रहा है वो लिख दिया, स्पीशीज नेम के फर्स्ट 2 लेटर ले लिए, इसके बाद जो सा जिस जिस नंबर पे आया होगा वो लिख दिया, ठीक है। कैसे नेमिंग करेंगे समझ में आया, एक और 1 एंड 2 में मैंने समझा दिया, क्योंकि रोमन लेटर में बच्चों को कंफ्यूजन होता है, तो जो सब पहले आइसोलेट हुआ उसमें 1, जो सेकंड हुआ उसमें 2, जो फिफ्थ आइसोलेट हुआ वो 3rd, ठीक है, अल्टीमेटली ऐसे। क्लियर हुआ नेमिंग रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की, चलिए हो गया। अब देखिए, अब हम पढ़ेंगे कि न्यूक्लियेसिस, न्यूक्लियेसिस कितनी बार आ चुका है ना, अभी न्यूक्लियेसिस है क्या, तो यहाँ पर देखिए न्यूक्लियेसिस क्या होते हैं, ये वो एंजाइम होते हैं जो कि न्यूक्लिक एसिड का ब्रेक डाउन करते हैं, है ना, डीएनए बाय ब्रेकिंग डाउन द फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। आपको पता है कि डीएनए और आरएनए जेनेटिक मटेरियल एक दूसरे से कैसे लिंक रहते हैं, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड से, तो ये क्या करता है, न्यूक्लियस इस फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को ब्रेक करता है, अल्टीमेटली हमारे न्यूक्लिक एसिड को ब्रेक करता है। तो लिखिए न्यूक्लियस क्या होता है, एंजाइम दैट कट न्यूक्लिक एसिड या ब्रेक डाउन न्यूक्लिक एसिड्स। और कट कैसे करता है, बाय ब्रेकिंग फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। बाय ब्रेकिंग फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। अब न्यूक्लियस को ये कहां पे काम करेगा, इस बेसिस पे 2 में डिवाइड कर दिया, है ना, किस जगह पे न्यूक्लियस काम करेगा इस बेसिस पे इसको 2 में डिवाइड कर दिया, एक है एंडोन्यूक्लियस, एक है एक्सोन्यूक्लियस। अगर ये कटिंग, सुन लो पहले, अगर ये इसका काम क्या है, न्यूक्लिक एसिड को ब्रेक डाउन करना, अगर ये कटिंग हमारे डीएनए मॉलिक्यूल के अंदर कर रहा है तो इसको कहेंगे एंडोन्यूक्लियस, और अगर ये एंड्स में कर रहा है, दिख रहा है आपको, एंड्स में अगर कर रहा है तो इसको कहेंगे एक्सो। ये क्लियर हुआ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यूक्लियस इज वेरी इंपॉर्टेंट। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम एक तरीके का एंडोन्यूक्लियस, क्योंकि ये एक स्पेसिफिक सीक्वेंस में पे कट कर रहा था ना, एंड पे तो नहीं कर रहा था, तो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम एक तरीका क्या है, एंडो। चलो मैं लिखवा रही हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इसको सही से लिखना। न्यूक्लियस क्या है, वो एंजाइम जो कि ब्रेक डाउन कर रहे हैं न्यूक्लिक एसिड का, जैसे कि डीएनए आरएनए, और ये ब्रेक डाउन कैसे करते हैं, बाय ब्रेकिंग डाउन, ठीक है। अब ये 2 टाइप के हैं, एक्सो एंड एंडो। एक्सो में लिखिए रिमूव न्यूक्लियोटाइड फ्रॉम एंड ऑफ डीएनए, remove nucleotide from end of DNA, और एंडोन्यूक्लियस में लिखिए कट डीएनए एट स्पेसिफिक इंटरनल साइट, कट डीएनए एट स्पेसिफिक इंटरनल साइट। तो एंडो मतलब इंटरनली हो रहा है, एक्सो मतलब, ये क्लियर हुआ, हो गया। चलिए अब लिखिए रिस्ट्रिक्शन, ऐसे स्टार बना के लिखो या रेड पेन से लिखो, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स आर एंडोन्यूक्लियस, restriction enzymes are
एंडोन्यूक्लियस। ठीक है, अगर एमसीक्यू में आए कि रिस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या होता है तो लिख दोगे, मार्क कर दोगे ना, ये एक तरीके का एंडोन्यूक्लियस होता है। चलिए आगे। अब ये रिस्ट्रिक्शन एंजाइम काम कैसे करता है, तो लिखिए मोड ऑफ एक्शन, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का मोड ऑफ एक्शन। क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका है कि एक मिथाइल ग्रुप ऐड कर रहा था, एक डीएनए की कटिंग कर रहा था, जो कटिंग कर रहा था उसको हमने रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस कहा। ठीक है, अब देखिए सब, जैसे मैंने अभी आपको बताया रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, सबसे ये रिस्ट्रिक्शन एंजाइम जो है सबसे पहले 1965 में किस में डिस्कवर हुआ था, और फर्स्ट कौन सा था, हिंद 2। ठीक है, अब लिखिए मोड ऑफ एक्शन। मोड ऑफ एक्शन में पहले हम 4-5 पॉइंट लिखेंगे, वही लिखो। फर्स्ट पॉइंट लिखिए, मोड ऑफ एक्शन मतलब रिस्ट्रिक्शन एंजाइम जो ये कटिंग कर रही है कैसे करता है ना, किस तरीके से करता है। चलो फर्स्ट पॉइंट लिखो इसमें, रिकॉग्नाइज स्पेसिफिक सीक्वेंस। एक डीएनए का सेगमेंट है, उसको पहले वो रिकॉग्नाइज करेगा, देखेगा। देखिए देखिए क्या लिखा है इसमें, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस स्कैन्स द डीएनए। ये डीएनए की पहले स्कैनिंग करेगा, है ना, देखेगा पूरे डीएनए को। ये पूरे प्रोसेसेस है, इसको आगे में मत सोचिए सब होता है लैब में। ठीक है, तो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जो डीएनए है उसको पहले स्कैन करके, इसकी लेंथ क्या है, इसके सीक्वेंस कैसे हैं। ठीक है, इसके बाद क्या किया, क्या ढूंढने के लिए स्कैनिंग क्यों कर रहे हैं, स्पेसिफिक सीक्वेंस पता करने के लिए कि भाई मैं जैसे कट करता हूँ वो सीक्वेंस इस पे है कि नहीं, कहाँ है ना। आपको याद है, अभी भी आती है तो पता नहीं, पर मैं जब छोटी थी तो एक सीजर्स का ट्रेंड चला था, उसे कट करो तो अलग अलग शेप में कट करती थी। सीजर जैसे ऐसे तो प्लेन कट करती है, तो बहुत सारे जैसे उसके एज चेंज हो जाते थे तो वो जिस एज की रहती थी वैसे कटिंग करती थी। तो ये यही बता रहे हैं कि जैसे साइड रहेगी वो उसी पर्टिकुलर जगह पर ही कट करेगी। रिस्ट्रिक्शन, ठीक है, स्कैनिंग क्यों कर रही है, अपनी जगह ढूंढने के लिए कि भाई वहां जहां मुझे कट करना है वो सीक्वेंस इस पे है कि नहीं। ठीक है, दिस स्पेसिफिक सीक्वेंस विच आर रिकॉग्नाइज्ड बाय द रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, उसको हमने बता चुका है क्या कहते हैं, रिकॉग्निशन सीक्वेंस या रिकॉग्निशन साइट। याद रखना, अगर डायरेक्ट क्वेश्चन आए कि रिकॉग्निशन साइट्स क्या होती है, रिकॉग्निशन सीक्वेंस क्या होते हैं, ये वो जगह होती है डीएनए पे जहां पर रिस्ट्रिक्शन एंजाइम कट करता है पर्टिकुलरली, है ना। हर रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की अपनी अपनी अलग अलग साइट्स होती है। ठीक है, recognition site help the restriction endonuclease to identify the cut site in the DNA। में क्या कर रही है वो, ये बता रही है कि तुम्हें कट कहाँ करना है। ठीक है, समझ में आया, ये लिख लिया आप लोगों ने। जैसे देखो ये एक डीएनए है और ये कोई ये हमारी मॉलिक्यूलर सीजर है, ये इसकी साइट ये है, तो ये यहीं पर ही कटिंग करेगी। और कटिंग कहाँ करती है, जो सीक्वेंस है उसके मिड में। ठीक है, ये सीक्वेंस है उसके सेंटर में ये कट करती है। ठीक है, क्या लिखा है इसमें, रिकॉग्निशन साइट से होती है, मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, है ना। सेकंड है बाइंड टू डीएनए। सेकंड ये क्या करेगी, कटिंग के बाद बाइंड टू, ये हमने कर लिया है ना, 9 से ज्यादा एंजाइम 230 से ज्यादा स्ट्रिंग से निकाल लिए गए हैं। चलो अब ये बताएंगे, लिखो सेकंड लिखिए बाइंड्स टू डीएनए, कट करा फिर बाइंड्स टू डीएनए। थर्ड लिखो कट बोथ स्ट्रैंड। कट बोथ स्ट्रैंड, कट बोथ स्ट्रैंड का मतलब ये है कि डीएनए के हमारे 2 स्ट्रैंड होते हैं ना, ये दोनों स्ट्रैंड को एक साथ ही कट करते हैं। तो लिखिए इसके ब्रैकेट में लिख दो एट सेम टाइम। तो जो डीएनए के दोनों स्ट्रैंड हैं उसको रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एक साथ ही कट करता है ना। फोर्थ लिखिए कट अकर इन
शुगर फॉस्फेट बैकबोन। ठीक है, हमने स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लिक एसिड पढ़ा था ना डीएनए, तो उसमें हमने याद है वो बैकबोन किसकी बनती है, फॉस्फेट ग्रुप एंड ये शुगर ग्रुप की। तो इन्होंने बोला यहीं पर ये कट करेगा। अब देखिए क्या कहा है, ये जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है ये जब सीक्वेंस देखता है ना तो ये कैसे देखता है, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस का मतलब क्या है, ये एक इंग्लिश का वर्ड है, जैसे मलयालम, मलयालम को आप आगे से पढ़ो चाहे पीछे से पढ़ो सेम वर्ड। तो पैलिंड्रोमिक का मतलब वो चीजें जो आगे से रीड करने में पीछे से रीड करने में कैसी होती हैं। तो लिखिए पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस। जैसे कि एग्जांपल हमने एक और वन बताया ना मैंने आपको, ये एक पर्टिकुलर सीक्वेंस पे ही कट करता है जो कि ये है AGCTG। ठीक है, जिसको आपको कैसे पढ़ना है, इन्होंने लिखा 5 to 3 के एंड में हम पढ़ते हैं। ठीक है, तो GAATTC यहीं पर कट करता है और इसके भी कहां करेगा, सेंटर में। क्या बताना था एक चीज, बिटवीन द G एंड A, G और A के बीच में ये कट करेगा। तो अब इसमें ये चीज लिखो कि restriction enzymes recognize palindromic sequence। ठीक है, और ये लिख लीजिए बहुत इंपॉर्टेंट स्टार करके लिखिए कि इकोर वन जो है वो किस सीक्वेंस पे कट करता है, ये हमको याद होना चाहिए। किस सीक्वेंस पे कम करता है, GAATTC। और अगर इसका अपोजिट स्टैंड देखेंगे तो वो क्या रहेगा, CTTAAG, है ना। तो इकोर वन आपको याद होना चाहिए अब कि कहां पर कट करता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। ठीक है, और कटिंग भी कहां करता है, लिखिए इन बिटवीन G एंड A, कट बिटवीन G एंड A। एक मिनट ये लिखो आप। हेलो,
तभी से कहते हैं, अभी थोड़ा याद है मेरे लिए। जाना पड़ेगा सब। ठीक है, तो अब एक और वन जो हमारा रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, उसकी कटिंग साइट समझ में आ गई। चलिए अब आगे चलते हैं। और ये एक्शन कैसे करते हैं ये भी समझ में आया। मैंने 5-6 आपको वो समझा दिए ना, क्या कहते हैं, लाइन सभी लिखवाई है, उसको रीड किया। पहले रिकॉग्नाइज करेगा, फिर बाइंड करेगा, फिर ठीक है, चलो ठीक है। अब जब कटिंग होती है तो अगर दो चीज को हम कट करेंगे तो एंड्स बनते हैं। समझ लो कि ये कपड़ा है, उसको हमने कट किया तो एंड्स निकलते हैं। वो ऐसे स्मूथ तो रहते नहीं है ना, जैसे कपड़ा होता है वैसे तो नहीं होता, उसमें एंड्स निकलते हैं। तो एक ऐसे पॉइंट, अब मैं इसके बारे में कुछ कुछ चीजें आपको लिखा रही हूँ, तो आप लिखो स्टिकी एंड्स फॉर्मेशन। हेडिंग डालो स्टिकी एंड्स फॉर्मेशन। ये देखो यहाँ पर, देखो पहले एक्शन ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम कैसे होता है। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम कट डीएनए इनटू फ्रेगमेंट, है ना, कटिंग का काम कर रहा है, ऑफ साइज स्विचेबल फॉर क्लोनिंग। उस जैसे अब एक बड़ा सा फ्रेगमेंट है, एक बड़ी सी चीज है, उसका क्लोन बनाना तो मुश्किल है, पर अगर उसको हम छोटा करते हैं तो उसकी क्लोनिंग तो इसीलिए कटिंग होती है ना। तो ये रिस्ट्रिक्शन एंजाइम कटिंग करेगा उस साइज पे लाने के लिए जिसके क्लोनिंग इजिली हो जाए, है ना। The restriction enzyme produce two type of cut। अब ये दो तरीके की कट बनाते हैं, एक ब्लंट एक स्टिकी। तो ये लिखो, ये बस ये रिस्ट्रिक्शन एंजाइम करके टाइप ऑफ कट लिख लो। अब देखिए स्टिकी एंड कैसा, ब्लंट एंड में डिफरेंस देखिए। स्टिकी एंड जब ये ब्लंट एंड कर रहा है तो ये देखिए एकदम क्लियर क्लीन कट हो रहा है, और स्टिकी एंड में हमको ओवर हैंग्स मिलते हैं। देखो क्लीन कटिंग नहीं है ना, थोड़ा सा वहां से कटा है, थोड़ा यहाँ से। तो ये दो टाइप के कट बनते हैं रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के द्वारा। क्या, एक स्टिकी एक ब्लंट। ब्लंट में ओवर हैंग्स नहीं है और स्टिकी में ओवर हैंग्स प्रेजेंट है। ठीक है, ये दो बस ऐसे फ्लो चार्ट बना लो। अब देखिए इन्होंने कुछ कुछ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स बताए, क्योंकि आपका नीट है, आपको ये क्वेश्चन आएंगे अलग अलग तरीके के रिकॉग्निशन एंजाइम, उनके रिकॉग्निशन साइट्स। ये तो मुझे इम्पोर्टेंट ही है। एक्चुअली एनसीईआरटी में ये 4 रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की वो दी हुई है, पूरी वो बना है ना गोल सा एक डायग्राम, उसकी साइट्स और उसके टाइप ऑफ कट्स। इसकी आप फोटो ले लो। ठीक है, ये देख लेना आप एक बार, गो थ्रू कर लेना। नॉमेनक्लेचर हमने कर लिया इसका, ठीक है। एक और वन, फर्स्ट जीनस, स्पीशीज, स्ट्रेन एंड कौन से कब वो एक्सट्रैक्ट हुआ है। ठीक है, ये क्लियर है। चलो अब देखो इन्होंने क्या कहा है, अ सीटेबल प्लाज्मिड वेक्टर, उसी को फिर से बोल रहे हैं। एक सुटेबल हमको वेक्टर चाहिए जीन ऑफ इंटरेस्ट को कैरी करने ले जाने के लिए। ठीक है, अ प्लाज्मिड हैज सेवरल रिस्ट्रिक्शन साइट व्हिच कैन बी एक्सप्लॉइटेड टू इंसर्ट द जीन ऑफ इंटरेस्ट। मैं इसको इजी में लिखा दूं, चलो।
चलो भाई ये समझो। अब इन्होंने बताया, अब यहाँ वो सीजर वाली बात आई। अब आपको याद है मैंने बताया अलग अलग टाइप की सीजर्स होती हैं। एक सीजर मैंने ली जो प्लेन कट कर रही है, और एक सीजर मैंने ली, एक ली मैंने जो ऐसे कट कर रही है, और एक ऐसे कट कर रही है। ठीक है, कि इन दोनों को मैं स्टिक कर सकती हूँ? क्या मैं इन दोनों को स्टिक कर सकती हूँ? और क्या मैं इन दोनों को स्टिक कर सकती हूँ? तो हम जिस रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से प्लाज्मिड को कट करेंगे उसी से जीन ऑफ इंटरेस्ट को भी कट करेंगे। ठीक है, तो सेम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम कट्स प्लाज्मिड एंड जीन ऑफ इंटरेस्ट ताकि वो स्टिक हो सके। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये याद रखना। सेम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम कट्स फॉरेन डीएनए या फिर जीन ऑफ इंटरेस्ट एंड वेक्टर डीएनए। क्यों? So that it produce same type of sticky ends. So that it can produce same type of sticky ends. और same type of या फिर सॉरी complementary sticky end. ठीक है, अब इन दोनों को जोड़ने के लिए ये स्टिक तो हो गए, पर मैंने बताया था ग्लू होता है डीएनए लाइगेज। लाइगेज पढ़ाया था, लिखिए एंड में डीएनए लाइगेज make phosphodiester bond between DNA fragment to join plasmid and gene of interest together. ये लास्ट पॉइंट, ये लास्ट पॉइंट हमारा। तो क्या पूरी रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की कहानी समझ में आई? एक बार रीड करेंगे फिर से, जस्ट एक फ्लो के लिए। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या करता है? किसको? डीएनए को। अब वो डीएनए जीन ऑफ इंटरेस्ट का भी हो सकता है और वेक्टर का भी हो सकता है, इतना डिटेल में नहीं जाएंगे, शॉर्ट में पढ़ना है। तो वो जो कटिंग है वो सेम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से होनी चाहिए, और ताकि ये सेम स्टिकी एंड प्रोड्यूस करे, और फिर डीएनए लाइगेज से हम इन दोनों को स्टिक कर देते हैं। ठीक है, नेमिंग हमने रिवाइज कर चुकी है। तो ये हमारा फाइनली रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन गया है ना, स्टिक कर दिया लाइगेज वगैरह सब। तो प्लस इन्होंने स्टिक करके दिखाया कि कैसे ये स्टिक होंगे। ठीक है, डायग्रामेटिकली बताया, रीड कर पा रहे हो, समझ में आ रहा है? जीन ऑफ इंटरेस्ट और वेक्टर को स्टिकी एंड देखिए एक ही टाइप का है, इसमें कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड रहते हैं, इसमें जी है, ये आके यहाँ पर ए अटैच होगा, मतलब जो जहां से वही मैंने आपको बताया था कि कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड ही एक दूसरे में रहेंगे जो आकर उनको अटैच कर लेंगे। जो मैंने आपको बोला कि जीन ऑफ इंटरेस्ट और प्लाज्मिक जो है उनके स्टिकी एंड कैसे एक दूसरे से स्टिक होंगे, कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग। जी है तो सी, ए है तो ऐसे कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड से एक दूसरे को स्टिक कर लेंगे। बट आफ्टर जंक्शन
इन्होंने बोला ये गैप रह जाता है, और ये गैप कैसे जाता है, अभी पढ़ा है ना, गैप को कौन, ठीक है, वो आके रख, तो वो दो पेपर को मैंने ऐसे कर दिया तो वो एक दूसरे के साथ तो पेपर को चिपके थोड़ी है, वो तो कभी भी ब्रेक हो सकते हैं, तो उसको स्टिक करने के लिए आएगा लाइगेज एंजाइम लिख द 5' फॉस्फेट्स एंड 3' OH ऑफ द 2 फ्रेगमेंट मेकिंग फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, ठीक है। तो लाइगेज स्टिक करता है, और कैसे करता है, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बना के, हमें सिर्फ ये सब टर्म्स याद करना है, ठीक है। कैसे स्टिक करते हैं दोनों एंड को, कौन स्टिक करता है, ठीक है। After ligation, the process of insertion of gene of interest into the plasmid completes, and hence the recombinant DNA is formed. बन गया recombinant DNA, gene of interest और vector एक दूसरे से जुड़ गए, recombinant DNA. The next step, in the next step, the recombinant plasmid DNA is inserted into, तो लिखिए DNA recombinant rDNA inserted into host, जिसके ब्रैकेट में लिखो E. coli. ठीक है, हो गया, समझ में आया पूरा रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की कहानी। और इस प्रोसेस को क्या करते हैं, रिकॉम्बिनेंट डीएनए को जब हम होस्ट की बॉडी में डालते हैं, जैसे यहाँ होस्ट क्या है, इसको कहते हैं, ब्रैकेट में लिखो ट्रांसफॉर्मेशन। ई कोलाई क्या है हमारा, क्लोनिंग होस्ट, मतलब इस सेल को डिवाइड करेगा, उसकी कॉपी बनाएगा, है ना, रिकॉम्बिनेंट डीएनए की। यहाँ हमारा रिस्ट्रिक्शन एंजाइम कंप्लीट होता है, ठीक है। यहाँ हमारा क्या कंप्लीट हुआ, क्लियर हुआ एकदम अच्छे से। ये हमारा क्या था, पहला टूल रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का। ये ऐसा कुछ टफ नहीं है, बस क्योंकि हम ये फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं, इसके पहले हमने ये चैप्टर कभी नहीं पढ़ा, है ना, बायोटेक्नोलॉजी के बारे में कुछ भी नहीं पढ़ा, तो इसीलिए थोड़ा टफ लग रहा है। पर अभी जब घर जाकर ये सब रिवाइज करोगे तो आपको एकदम क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आप हेडिंग डालिए। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। यहाँ तक पढ़ लिया हमने, ठीक है। पोस्ट में चला गया हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए। अब यहाँ पर एक प्रोडक्ट जिसकी बात कर रहे हैं वो है इंसुलिन, आपके एनसीईआरटी में यही दिया है, ठीक है। इंसुलिन का मास प्रोडक्शन किसके थ्रू हो रहा है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के थ्रू, ठीक है। टू प्रोड्यूस इंसुलिन फ्रॉम ई कोलाई इन बल्क टू मैनेज द प्रॉब्लम ऑफ डायबिटीज। अब डायबिटीज को कंट्रोल करने के लिए हमको मास में बहुत ज्यादा अमाउंट में क्या प्रोड्यूस करना है, किस फोर्स में से, ई कोलाई की हेल्प से। डायबिटीज मेलाइटस इज अ डिसऑर्डर ऑफ कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म ड्यू टू विच देयर इज पुअर मेंटेनेंस ऑफ शुगर, मतलब ग्लूकोज का लेवल बॉडी में एबनॉर्मल हो जाता है। इट अकर्स ड्यू टू इम्पेयर्ड एबिलिटी ऑफ पेनक्रियाज टू प्रोड्यूस, ये हम पढ़ चुके हैं, पेनक्रियाज, लिवर, ब्लड, ये हमने उस चैप्टर में पढ़ लिया, इसका हम इतना डिटेल में नहीं सुनेंगे।
जीन ऑफ इंटरेस्ट इज अ सीक्वेंस ऑफ डीएनए विच कोड फॉर प्रोटीन। जीन ऑफ इंटरेस्ट की डेफिनेशन नहीं लिखी ना, लिखिए ये जीन ऑफ इंटरेस्ट क्या है, एक डीएनए का वो सीक्वेंस है जो कि किसी पर्टिकुलर प्रोटीन की जिसकी हमें रिक्वायरमेंट, जिसमें हम इंटरेस्टेड हैं, वो बना है। ठीक है, एग्जाम्पल इंसुलिन इन दिस केस। अब ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट किसको याद है, पढ़ा था हम लोगों ने, याद है, पढ़ा तो था ही, याद नहीं हो तो उसके बाद पढ़ा था ना। तो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में क्या हुआ था, ह्यूमंस के डीएनए के पूरे सीक्वेंस की स्टडी हुई थी ना। तो अब ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के बाद साइंटिस्ट को ये तो पता था कि पूरे सीक्वेंस क्या है, पर दूसरा मेजर उनके ऊपर अब वो क्या आया, एम या फिर उनका उनको क्या करना था कि अब मेरे को पता है कि ये पूरा घर है, पर इस घर में सामान कहाँ रखा है। तो वो डीएनए में तो सब चीजें हैं, पर जो चीज हमें रिक्वायर्ड है वो कहाँ है ना। अब मेन एम था साइंटिस्ट का कि फाइंड द जीन ऑफ इंटरेस्ट इन द कंप्लीट सीक्वेंस एंड आइसोलेटेड, उसे ढूंढो और उसे निकालो, आइसोलेट करो। हो गया, चले आगे। तो आपका सर दुख रहा है कि तुम्हारी खुद तबीयत खराब है, और तुमको क्या हुआ अंजनी? ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आया। मैं इतना स्लो इसीलिए पढ़ा रही हूँ कि आप लोगों का सर ना दुखे, इसमें भी दुख रहा है। समझ में आया यहाँ तक? क्या नहीं समझ में आया शनाया? आ गया, चले आ गया मन। हाँ, हमको पता है कि लीवर की बीटा सेल्स हैं जो बनाती है इंसुलिन। चलो इसको बस रीड करेंगे सब। इंसुलिन इज प्रोड्यूस्ड इन ह्यूमन बाय पेंक्रियाज। ठीक है, द पेंक्रियाज हैज अ पेंक्रियाटिक आइल्स ऑफ सेल, आइलेट्स ऑफ सेल जो है जो बनाती है पेंक्रियाज में, जिसमें होती है बीटा सेल जो बनाती है इंसुलिन। ठीक है, ये बीटा सेल जो है इनको कलेक्ट कर लिया टेस्ट ट्यूब में, क्योंकि ये क्या बना रही है, इंसुलिन बना रही है। These cells are treated with several chemical to produce pure DNA। फिर इनको खूब ट्रीट करते हैं अलग अलग केमिकल से, ताकि इनका प्योर डीएनए, मतलब कोई कंटामिनेशन नहीं रहे, सिर्फ इंसुलिन वाला ही हमें मिल जाए। अभी हमने पढ़ा था ना वो पहले रोड मैप में क्या पढ़ा था, फर्स्ट आइडेंटिफिकेशन फिर आइसोलेशन, है ना। ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, अगर आपको एक बार रिवाइज करना होगा तो यही वीडियो देख लेना। ठीक है, और इस पूरे की मैं पीडीएफ भेज दूंगी, ये जो है इसकी पीडीएफ भेज दूंगी, तो आप रीड कर लेना। एंजाइम्स टू ब्रेक डाउन द सेल वॉल, क्या क्या होती हैं, लाइसोसोम्स, लाइजीन जिनमें लाइसोसोमल होती है, जिसमें सेल्यूलोजल होती है, जिसमें होती है, उसमें अलग अलग जिसमें सेल वॉल रहती है, वो उनके एंजाइम से जो ब्रेक डाउन करेंगे। अब ह्यूमन में सेल वॉल होती है क्या, नहीं होती। द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द ह्यूमन सेल इज सेल मेम्ब्रेन, क्या होती है, सेल मेम्ब्रेन। द नेक्स्ट स्टेप इज टू रिमूव द सेल मेम्ब्रेन एंड लेट द कंटेंट ऑफ सेल आउट, है ना। अब दूसरा काम ये था कि सेल मेम्ब्रेन को ब्रेक करो और उसमें से कंटेंट को बाहर निकालो। अगर ह्यूमन सेल में से इंसुलिन ले रहे हैं ना, और अगर फंगल की बात होगी तो काइटिनेज यूज करेंगे उसको ब्रेक करने के लिए, प्लांट है ना। Detergent destroy the lipid inside the cell along with the cell membranes and all. इतना नहीं घुसते हैं, इतना आपको आएगा भी नहीं, इसको छोड़ो, मैं सीधे पीसीआर पे आती हूँ। सेल में क्या क्या रहता है, ठीक है, क्या है, डीएनए, हिस्टोन, आरएनए, डेब्रीज, प्रोटीन, ये सारी चीजें सेल में प्रेजेंट रहती हैं। प्रोटीएस क्या करेगा, प्रोटीन ब्रेक डाउन करेगा सेल का, आरएनए को डिग्रेड करेगा। ठीक है, आफ्टर ट्रीटमेंट विद एंजाइम डीएनए डेग्रेडेशन,
ठीक है, ये समझो, ये पूरा हमारा डीएनए का सीक्वेंस है, पर ये जगह है जहां से हमको सामान चाहिए इंटरेस्ट वाली। तो बस ये याद रखना, एम्प्लीफिकेशन जीन ऑफ, ये तो है ना। अब जीन ऑफ इंटरेस्ट को एम्पलीफाई मतलब बढ़ाना, उसकी कॉपीज बनाना। एम्प्लीफिकेशन के लिए जो टेक्निक यूज होती है वो है पीसीआर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। ये हमें अब पढ़ना है, ठीक है। तो जीन ऑफ इंटरेस्ट पूरे जीन में तो नहीं रहती, पूरे डीएनए के किसी पार्ट पे रहती है। अब उस पार्ट को द स्मॉल उसको एम्पलीफाई करना पड़ेगा, और ये एम्पलीफिकेशन हम किससे करते हैं? तो सिर्फ ये लाइन लिखो, फिर हम पीसीआर चालू करेंगे। तो जीन ऑफ इंटरेस्ट को एम्पलीफाई करने के लिए कौन सी टेक्निक यूज होती है? अगर एमसीक्यू में है तो कर लोगे, विच टेक्निक एम्पलीफाइज द जीन ऑफ इंटरेस्ट? पीसीआर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। चले आगे। चलो मैं यहाँ आके पीसीआर क्या है? एक ऐसा प्रोसेस जिससे सेलेक्टिव रीजन ही डीएनए का एम्पलीफाई होगा इन विट्रो, मतलब आउटसाइड द बॉडी, इन लैब, इज कॉल्ड पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। इसकी डेफिनेशन लिख लीजिए। इसको डिस्कवर किया था कार्ल लुईस ने, ये याद रखना, अंडरलाइन करके लिखो। पीसीआर वाज डिस्कवर्ड बाय कार्ल लुईस। देखिए अब ये पूरा डीएनए का सेगमेंट है, वो क्या क्या एम्पलीफाई हो रहा है? सब हो रहा है किसी जीन ऑफ इंटरेस्ट, सिर्फ जीन ऑफ इंटरेस्ट की ही कॉपीज बन रही है। किसके थ्रू? पीसीआर। कार्ल लुईस को इस काम के लिए क्या मिला था? नोबेल प्राइज। इन शॉर्ट आपको समझ में आया क्या? पीसीआर वो टेक्निक है जो जीन ऑफ इंटरेस्ट को क्या करेगी? एम्पलीफाई। और ये टेक्निक डिस्कवर की थी कार्ल लुईस ने, जिसके लिए उनको क्या मिला था? अगर क्वेश्चन आया है कि किस काम के लिए कार्ल लुईस को नोबेल प्राइज मिला था, तो इट इज फॉर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन की डिस्कवरी के लिए। ठीक है, इसके लिए डिस्कवरी के लिए। लिख लिया? चले आगे। अब इन विट्रो इन विवो आपको ऑलरेडी पता है, एक बार रीड कर लो। इन विट्रो इन विवो रीड कर लिया, समझ में आ गया? अब देखिए, थर्मल साइक्लर होते हैं ये इस इंस्ट्रूमेंट का नाम है थर्मल साइक्लर। क्या कहते हैं? बहुत सारी कॉपी बना देते हैं किसकी? जीन ऑफ इंटरेस्ट की, इन विट्रो मतलब इन लैब, है ना। तो क्या कौन से इंस्ट्रूमेंट जो पीसीआर में यूज होता है? दैट इज थर्मल। कॉपीज ऑफ डीएनए आर मेड विद द सेम प्रिंसिपल एज दैट ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। जैसे बॉडी में डीएनए रेप्लिकेट करते हैं, वही प्रिंसिपल ये थर्मल साइकिल यूज करता है डीएनए की कॉपीज बनाने के लिए, जीन ऑफ इंटरेस्ट की कॉपीज बनाने के लिए। तो ये लिख लो बस। इंस्ट्रूमेंट जो यूज होता है पीसीआर में, दैट इज थर्मल साइक्लर, और ये जीन ऑफ इंटरेस्ट की बहुत सारी कॉपीज बना देते हैं सेम प्रिंसिपल से एज दैट ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। ओके, चले आगे। सब लिखने की जरूरत नहीं है, पर आपको ये याद होगा हमने रेप्लिकेशन में क्या पढ़ा था कि टेम्पलेट स्टैंड से कॉम्प्लीमेंट्री स्टैंड बन जाता है। एक ऑलरेडी प्रेजेंट है, उससे कॉम्प्लीमेंट्री स्टैंड बन जाता है, और इस तरीके से रेप्लिकेशन होती है ना। डेली रेप्लिकेशन में हम ये चीजें पढ़ चुके हैं। जो लिखने की जरूरत नहीं है, मैं ऐसे बता दे रही हूँ, देख लो। थर्मल साइक्लर में क्या होता है? एक वाइल देखा है केमिस्ट्री लैब में आप लोग यूज करते हैं, जिसके अंदर एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं, वाइल्स इसीलिए बनी हुई है ना।
तो एक वाइल के अंदर जीन ऑफ इंटरेस्ट, प्राइमर्स, टैग पॉलीमरेज एंड डी नैप्स को रख करके अलग अलग टेम्परेचर और अलग डिस्ट्रीब्यूशन में इसको टर्न ऑन करके मशीन स्टार्ट की जाती है। ठीक है, इसके बाद क्या हो रहा है, इंग्रेडिएंट्स फॉर पीसीआर, जीनोम विथ क्या क्या इंग्रेडिएंट्स है, जीनोम विथ जीन ऑफ इंटरेस्ट, उसमें जीन ऑफ इंटरेस्ट है, डीएनए कंटेन जीन ऑफ इंटरेस्ट, वही है जो भी मैंने बताया ना, डी नैप्स एंड एवरीथिंग। इसको मैं अभी नहीं लिखवा रही हूँ क्योंकि बहुत टाइम लेगा। अभी जो मैं लिखवा रही हूँ वो लिखो, उसको बाद में लिखेंगे। ये लिखा स्टेप्स ऑफ पीसीआर। देखो स्टेप्स ऑफ पीसीआर, अब 3 स्टेप्स होते हैं, कौन कौन सा, डीनेचुरेशन, एनिलिएशन एंड एक्सटेंशन। ठीक है, अब डीनेचुरेशन में क्या हो रहा है, हेडिंग डालिए ये 3 लिखने के बाद। डीनेचुरेशन नाम से अपने बता रहा है, डीएनए के 2 स्ट्रैंड होते हैं, इसको इतने हाई टेम्परेचर पे हीट करते हैं कि ये ब्रेक हो जाते हैं और दोनों स्ट्रैंड एज अ टेम्पलेट स्ट्रैंड काम करते हैं नए क्लोन को बनाने के लिए, नए स्ट्रैंड को बनाने के लिए। ठीक है, पहले एक बार रीड कर देते हैं। फिर आता है एनिलिएशन, इसमें क्या होता है, टेम्परेचर रिड्यूस कर रहे हैं, 50-68 डिग्री तक ला रहे हैं। इस टेम्परेचर पे प्राइमर, आपको याद है क्या होता था, शॉर्ट स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए, प्राइमर हमने पढ़ा था, मैं इसीलिए वो स्किप करी कि शायद आप लोगों को सब याद होगा। प्राइमर्स याद है, हमने मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में पढ़ा था, शॉर्ट्स डीएनए स्ट्रैंड छोटे छोटे पढ़े थे ना। इन्होंने बताया कि इस टेम्परेचर पर प्राइमर बाइंड टू द रिसेप्टिव कॉम्प्लीमेंट्री से मेकिंग द पोलैरिटी प्रोसेस का एनिलिएशन। चलो भाई मैं ही लिखवा रही हूँ तो इतना टफ दिया इन्होंने। चलो देखो, हेड डाल दिया, डीनेचुरेशन डाल दिया, इसमें लिखिए डीनेचुरेशन में क्या है, ब्रैकेट में लिखो हीट, इसमें हम एक्सट्रीम हीट प्रोवाइड करते हैं। टेम्परेचर कितना रहता है इस टाइम पे, देखिए डीनेचुरेशन में लगभग 94 to 98 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, डीनेचुरेशन में क्या होगा, लिखिए डबल स्ट्रैंड सेपरेट इनटू सिंगल स्ट्रैंड्स। ठीक है, ये हो गया। और ये स्ट्रैंड्स क्यों वो हो रहे हैं, लिखिए बिकॉज सो दैट ईच स्ट्रैंड कैन एक्ट एज अ टेम्पलेट स्ट्रैंड एंड मेक कॉपीज। ठीक है, जैसे कि जिप हम खोलते हैं, जिप तो 2 स्ट्रैंड अलग अलग हो गए, वैसे ये टेम्पलेट स्ट्रैंड की तरह काम करते हैं। दूसरा लिखिए एनियलिंग, 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 इसमें टेम्परेचर कितना होता है, लगभग 50 to 68 डिग्री सेल्सियस। अब प्राइमर्स जो रहते हैं इस टाइम पर एक स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस पे आकर अटैच होते हैं। क्यों, क्योंकि ये प्राइमर काम क्या करते हैं, वहां पर स्टार्टिंग पॉइंट कि यहां से कॉपिंग स्टार्ट होनी है। तो लिखिए प्राइमर अटैच टू स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस, प्राइमर अटैच टू स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस because primers act as a starting point for DNA polymerase। स्टार्टिंग पॉइंट, बस इतना लिख लो, एक्ट एज अ स्टार्टिंग पॉइंट। जैसे कि कोई बुक है,
हमने उसमें बुकमार्क रख दिया, तो हमको पता है हमें यहाँ से अब स्टार्ट करना है कोई चीज, ठीक है। तो प्राइमर्स एज अ स्टार्टिंग पॉइंट ऐड करते हैं। अब स्टेप 3 लिखिए, एक्सटेंशन या इलोंगेशन। एक्सटेंशन या इलोंगेशन, ये लगभग 72 टू 80 डिग्री सेल्सियस में होता है। टेम्परेचर लिखिए 72 टू 80 डिग्री। इसमें स्पेलिंग बता रही हूँ, लिखो TAQ टैक, TAQ टैक DNA पॉलीमरेज, टैक DNA पॉलीमरेज एड्स न्यूक्लियोटाइड्स। तो यह हमको क्या याद करना है, एक्सटेंशन वाला जो फेज है उसमें न्यूक्लियोटाइड कौन ऐड करा रहा है, टैग पॉलीमरेज, ठीक है। पॉलीमरेज हमने पढ़ा था ना, वो क्लोनिंग करने में हेल्प कर रहा है, अभी पढ़े थे। तो स्पेसिफिकली पीसीआर में कौन इलोंगेशन, अब ये 2 स्ट्रैंड बन गए, इनको बड़ा करना है। बड़ा कैसे होगा, किसके बनते हैं, न्यूक्लियोटाइड्स के बनते हैं, तो वही ऐड होंगे तो इनकी लेंथ बढ़ती जाएगी। तो कौन एक्सटेंशन करा रहा है, टैग पॉलीमरेज, ठीक है। न्यू स्ट्रैंड्स आर फॉर्म्ड। ये 3 स्टेप हुए। अब यही 3 स्टेप 25 से 35 टाइम्स रिपीट होंगे, ठीक है। लिखिए, दी स्टेप कंस्टिट्यूट ऑफ वन साइकिल, ये एक साइकिल है। पीसीआर की एक साइकिल में डिनेचुरेशन, एनिलेशन, एक्सटेंशन, यहाँ पर दोनों अलग अलग स्ट्रैंड हुए। यहाँ पर प्राइमर ऐड हुआ कि स्टार्टिंग पॉइंट के लिए, और एक्सटेंशन में उसकी लेंथ बढ़ी, ठीक है। यही तीनों चीज एट द एंड ऑफ साइकिल न्यू डबल स्ट्रैंड डीएनए ऑब्टेन। एक साइकिल में एक डीएनए स्ट्रैंड बन गया, दूसरी साइकिल में दिस प्रोसेस इज रिपीटेड 30 टाइम्स टू ऑब्टेन हाई अमाउंट ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। कम से कम ये 25 टू 35 टाइम्स ये चीज रिपीट की जाती है, ताकि कुछ अमाउंट में हमको अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट मिल जाए, ठीक है। समझ में आया पीसीआर का प्रोसेस। क्वेश्चन आता है कि पीसीआर इतने टाइम में कितने डीएनए कॉपीज बन जाएंगी, ऐसे करके पीसीआर अगर हम कराएंगे तो इतनी कॉपीज के लिए कितनी बार पीसीआर करना पड़ेगा, उस टाइप का क्वेश्चन मैं आपको भी एंड में करा दूंगी, चाहे आज चाहे नेक्स्ट क्लास में। पीसीआर समझ में आया, मेन स्टेप्स उसके समझ में आया, हर स्टेप में क्या हो रहा है ये समझ में आया। न्यूक्लियोटाइड ऐड करने के लिए, इलोंगेशन के लिए कौन सा पॉलीमरेज यूज होता है, ठीक है, उसके नीचे अंडरलाइन कर लो। तो फर्स्ट में दोनों डिवाइड हुए, सेकेंड में प्राइमर्स ऐड हुआ, तीसरे में एक्सटेंशन होगा। चलो अब हेडिंग डालेंगे क्लोनिंग वेक्टर। एक चीज बची रह गई, चलो ये आपको ऑलरेडी पता है, ठीक है। अब हमने दूसरे टूल पे आ गए, क्लोनिंग वेक्टर्स। वेक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे, ये आपको पता है ना ऑलरेडी। चलो मैं कुछ पॉइंट सिखा रही हूँ, बोली को क्लोनिंग वेक्टर के बारे में। लिखिए क्लोनिंग वेक्टर, ये मैंने लिखवा चुका ना, बैक्टीरियोफेज एंड प्लाज्मिड रेप्लिकेट इंडिपेंडेंटली। ये क्या है, इसी ये प्रॉपर्टी होती है वेक्टर की। अगर कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर पूछे तो उसमें से एक क्या रहेगी, वेक्टर वो चीज हो सकता है जो खुद से रेप्लिकेट कर सके, ठीक है। चलो
अब हेडिंग डालिए, एनसीईआरटी है किसी के पास? एक मिनट देना। अब क्लोनिंग वेक्टर का काम क्या था तो बताया था ना हमने। और क्लोनिंग कह रहे हैं तो मतलब, तो क्लोनिंग वेक्टर अपना जो काम कर रहा है, ऐसे कौन से फीचर है? फैसिलिटेट करना मतलब कोई चीज में हेल्प करना। जैसे मैं पढ़ाई कर रही हूँ, शिवांश इज फैसिलिटेटिंग, मतलब मुझे हेल्प कर रहा है तो मेरी पढ़ाई जल्दी होगी। तो ऐसे कौन से फीचर्स हैं जो फैसिलिटेट करते हैं क्लोनिंग इनटू अ वेक्टर? ठीक है, तो हेडिंग डालिए, फीचर्स रिक्वायर्ड टू फैसिलिटेट क्लोनिंग इनटू वेक्टर। वेक्टर में क्लोनिंग कौन सी चीजें क्या करा रही हैं? फैसिलिटेट करा रही हैं, उसको हेल्प करा रही हैं। वेक्टर का एग्जांपल प्लाज्मिड या चलो लिखो, इसमें लिख लिया। इसमें सबसे पहले ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, पहला क्या है जो इसमें हेल्प करता है, फैसिलिटेट कराता है? ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, ORI, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, ORI। हेलो, अभी तो भैया मैं घर पे जा रहा हूँ। आप घर पे पहुंच गए हो? आप घर पे पहुंच गए हो लोकेशन पे? तो आप वही करते हो, वहाँ पर डर बजा रहे हो नीचे नीचे वाले बताइए। चलो, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन और ORI में लिखिए, इट इज अ DNA सीक्वेंस फ्रॉम वेयर रेप्लिकेशन स्टार्ट। अब मैंने आपको बताया था कि इसी सीक्वेंस पे आना पड़ेगा रेप्लिकेशन को स्टार्ट करने के लिए, है ना? तो लिखिए, इट इज अ DNA सीक्वेंस फ्रॉम वेयर रेप्लिकेशन स्टार्ट्स। इट इज अ DNA सीक्वेंस फ्रॉम वेयर रेप्लिकेशन स्टार्ट्स। is a DNA sequence from where replication starts. Any foreign DNA linked to ORI, any foreign DNA linked to ORI, any foreign DNA linked to ORI will
also replicate inside the host cell. Will also replicate inside the host cell. ठीक है, इनका मतलब क्या है कि होस्ट में हम अल्टीमेटली हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए भेजेंगे, तो जो भी चीज ORI पे अटैच रहेगी वो भी रेप्लिकेट होगी होस्ट के अंदर, है ना। समझ में ORI क्या है? लिखिए, इट इज अ की फंक्शन, नहीं लिखो की फंक्शन ऑफ ORI। ORI की की फंक्शंस क्या क्या हैं? दो फंक्शन है इसके। पहला लिखो स्टार्ट्स रेप्लिकेशन, दूसरा लिखिए कंट्रोल कॉपी नंबर, कितनी कॉपी बननी है ये भी ORI कंट्रोल करेगा, और रेप्लिकेशन स्टार्ट भी कौन कराएगा, कौन सा रीजन? ORI। ये वाला पॉइंट ये थोड़ा सा रिवीजन करो, इसके बाद आगे पढ़ा यानी उठी जा रही है वीडियो। ठीक है, ठीक है। तो पहला फीचर जो कि किसमें क्लोनिंग में हेल्प कर रहा है वेक्टर को, ये क्या था? ORI। अब दूसरा लिखिए है सिलेक्टेबल मार्कर, दूसरा है सिलेक्टेबल मार्कर, सेकेंड इज सिलेक्टेबल मार्कर। अब सेलेक्टेबल मार्कर अपने वो नाम से ही बता रहे हैं कि उसका काम क्या है, कि कोई चीज सेलेक्ट कर रहा है। थोड़ा सा टिपिकल पर समझने की कोशिश करना। लिखिए, सेलेक्टेबल मार्कर इज अ जीन, selectable marker is a gene that help us to identify bacteria, that help us to identify bacteria which have foreign DNA, which have, मतलब सेलेक्टेबल मार्कर एक ऐसी जीन है जो हमको वो बैक्टीरिया चूज करने में हेल्प करती है जिसके पास फॉरेन डीएनए, फॉरेन डीएनए मतलब जीन ऑफ इंटरेस्ट है। ठीक है, तो बैक्टीरिया में से कौन सा बैक्टीरिया जिसके पास फॉरेन डीएनए है, ये कौन पता लगाने में हेल्प करेगा? सेलेक्टेबल मार्कर। अब व्हाई डू वी नीड सेलेक्टेबल मार्कर, क्यों चाहिए हमको? लिखिए शॉर्ट में, व्हाई डू वी नीड सेलेक्टेबल मार्कर। अब क्या होगा? आफ्टर एडिंग फॉरेन डीएनए टू बैक्टीरिया, मतलब हमने जीन ऑफ इंटरेस्ट किसमें डाली? बैक्टीरिया में। आफ्टर एडिंग फॉरेन डीएनए टू बैक्टीरिया,
दो करके ऐसे बाइफरकेट करो, एक तरफ लिखो सम बैक्टीरिया डू नॉट टेक डीएनए एंड सम बैक्टीरिया टेक इट। समझ में आया? यहां तक लिखा? थोड़ा सा लिखेंगे आज, इतनी हिम्मत करिए सब। चलो हो गया, चले आगे। अब लिखिए, ये मैं आपको थोड़ा सा इजी में बता रही हूँ, आपको एग्जाम में लिखना नहीं है, क्योंकि आप कौन है, आपको तो थ्योरी लिखनी नहीं है, पर आपको समझ आए इसीलिए मैं इस फॉर्म में लिखवा रही हूँ। वी नीड टू सेलेक्ट ओनली दी करेक्ट वंस। करेक्ट वंस मतलब जिन्होंने डीएनए ले लिया, है ना। वी नीड टू सेलेक्ट ओनली द करेक्ट वन। अब ये काम कौन कराएगा? द टूल फॉर दिस इज सेलेक्टेबल मार्कर। सेलेक्टेबल मार्कर ये बताएगा कि कौन से डीएनए फॉरेन, कि कौन से बैक्टीरिया ने फॉरेन डीएनए को ले लिया या जीन ऑफ इंटरेस्ट को ले लिया और किसने नहीं लिया। समझ में आया? अब कॉमन सेलेक्टेबल मार्कर्स लिखिए, कॉमन सेलेक्टेबल मार्कर्स। कॉमन सेलेक्टेबल मार्कर्स हैं हमारे एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन। कॉमन सेलेक्टेबल मार्कर क्या है? एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन्स, मतलब ऐसी जीन जो बैक्टीरिया को, एंटीबायोटिक क्या होती है, रेजिस्ट कर लेती है ना बैक्टीरिया को, तो ऐसी जीन जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट है इसको ज्यादातर हम लेते हैं एज अ सेलेक्टेबल मार्कर। एग्जाम्पल लिखिए, एम्पीसिलिन, AMPICILLIN, एम्पीसिलिन रेजिस्टेंस, AMPICILLIN, एम्पीसिलिन रेजिस्टेंस। दूसरा टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस, TETRA, टेट्रा, CYCLINE, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस। थर्ड लिखिए कैनामाइसिन रेजिस्टेंस, KANA, कैना, MYCIN, कैनामाइसिन रेजिस्टेंस। इसका थ्योरी लिख लो, फिर मैं 2 मिनट में पूरा समझाऊंगी। लिखो, स्टेप्स लिखो इसके कैसे होता है। स्टेप्स, स्टेप 1 में क्या हो रहा है? स्टेप 1, प्लाज्मिड के अंदर क्या करेगा? प्लाज्मिड कंटेन फॉरेन डीएनए, प्लाज्मिड कंटेन फॉरेन डीएनए, और दूसरी चीज एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन, जो कि हमारा सेलेक्टेबल मार्कर है। ठीक है, प्लाज्मिड में क्या क्या है? फॉरेन डीएनए, सेलेक्टेबल मार्कर है। ठीक है, अब स्टेप 2 लिखिए। लिख लिया? लिख लिया सबने? स्टेप 2 लिखो, प्लाज्मिड इज पुट इनटू ई कोलाई, प्लाज्मिड इज पुट इनटू ई कोलाई। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? प्लाज्मिड इज पुट इनटू ई कोलाई। इसको हम क्या कहते हैं? अभी तो बताया था। प्लाज्मिड को ई कोलाई में, होस्ट में डालने को क्या कहते हैं? ट्रांसफॉर्मेशन। बताया था ना अभी, ट्रांसफॉर्मेशन। लिखिए ट्रांसफॉर्मेशन। थर्ड स्टेप लिखिए, बैक्टीरियाज आर ग्रोन ऑन, थर्ड स्टेप लिखिए, बैक्टीरियाज आर ग्रोन ऑन एंटीबायोटिक कंटेनिंग मीडियम, एंटीबायोटिक कंटेनिंग मीडियम। अब सुनो, एक मेरे पास बैक्टीरिया है और अगर मैंने उसको, मेरी तरफ देखिए, लिखिए, एक बैक्टीरिया है। एंटीबायोटिक का क्या काम होता है? बैक्टीरिया को किल कर देना। अब एक बैक्टीरिया जिसको मैंने एंटीबायोटिक से एक्सपोजर दिया तो क्या हो जाएगा? पर एक ऐसा बैक्टीरिया है जिसमें ये प्लाज्मिड है, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन, एंटीबायोटिक से इसको असर नहीं होगा, तो वो क्या उसमें, उस मीडियम में डाई करेगा? तो इस तरीके से हम समझेंगे सिलेक्टेबल मार्कर क्या करता है। जब एंटीबायोटिक से एक्सपोजर होगा तो वो बैक्टीरिया जिनके अंदर प्लाज्मिड है, प्लाज्मिड है तो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन है, वो सरवाइव कर लेंगे, और जो जिनके अंदर नहीं होगा प्लाज्मिड वो डाई कर जाएंगे। तो इस तरीके से करेक्ट जीन जो फॉरेन डीएनए कंटेन कर रही है वो हम सेलेक्ट करते हैं। समझ में आया? लिखवाऊंगी फिर से बताऊंगी। चलो लिखो, थर्ड स्टेप लिखिए, बैक्टीरिया आर ग्रोन ऑन एंटीबायोटिक कंटेनिंग मीडियम, बैक्टीरियाज आर ग्रोन ऑन एंटीबायोटिक कंटेनिंग मीडियम। अब इन बैक्टीरिया को हम किस पे ग्रो कर रहे हैं?
एंटीबायोटिक कंटेनिंग मीडियम पे। इसमें दो चीजें होंगी, दो में डिवाइड करो। बैक्टीरिया विदाउट प्लाज्मिड विल डाई, बैक्टीरिया विदाउट प्लाज्मिड विल डाई, एंड बैक्टीरिया विद प्लाज्मिड क्या करेंगे? सर्वाइव। ठीक है, सर्वाइव। हो गया? हो गया? बस इसका क्लास पॉइंट लिख लो। ओनली बैक्टीरिया विद सेलेक्टेबल मार्कर विल ग्रो, ओनली बैक्टीरिया विद सेलेक्टेबल मार्कर विल ग्रो। देखिए, अब क्योंकि बैक्टीरिया बैक्टीरिया की बात हो रही है, कौन सी बैक्टीरिया की बात हो रही है? ई कोलाई। यहाँ पर हम कौन सा बैक्टीरिया? होस्ट। ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए हमने किस में डाला? होस्ट में। होस्ट है हमारा ई कोलाई। नॉर्मल ई कोलाई एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट थोड़ी होता है। नॉर्मल को आप एंटीबायोटिक देंगे तो किल हो जाएगा। सिर्फ वो एंटीबायोटिक क्या कहते हैं बैक्टीरिया, वो ई कोलाई जिसके अंदर फॉरेन डीएनए होगा, मतलब एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन होगी, सिर्फ वो ही सर्वाइव कर पाएंगे। तो इस तरीके से हम नॉर्मल ई कोलाई एंड एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन वाले फॉरेन डीएनए वाला जो हमारा क्या आएगा ई कोलाई, इनमें डिफरेंशिएट करेंगे। जिन्होंने कैरी कर ली, मतलब जब मैं अपना रिकॉम्बिनेंट डीएनए को होस्ट में डाल रही हूँ, जरूरी नहीं है सारे होस्ट उसको रिसीव कर ले, तो हम ये सेलेक्ट कैसे करेंगे? जिन्होंने रिसीव कर लिया वो एंटीबायोटिक मीडियम पे ग्रो करेंगे, जिन्होंने रिसीव नहीं किया वो, तो इस तरीके से हम सेलेक्ट कर रहे हैं। अब ये क्या पढ़ रहे थे अभी तक? किस तरीके से क्लोनिंग वेक्टर्स जो है क्लोनिंग को फैसिलिटेट करते, क्या फैक्टर्स है जो उनको हेल्प कर रहे हैं। पहला हमने पढ़ा ओरिजिन ऑफ, दूसरा हमने पढ़ा सेलेक्टेबल, कल हम पढ़ेंगे क्लोनिंग वेक्टर। ठीक है, समझना ये दो पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनको रिवाइज कर लेना। चलो, क्या टाइम हो रहा है? 28 हो गया। बाकी हम कल पढ़ेंगे।